हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम जैसे कि पढ़ रहे थे, हमारा सेकंड पेपर चल रहा था और सेकंड पेपर का हमारा टॉपिक था उत्तर मुगल कालीन शासक। ठीक है, उत्तर मुगल कालीन शासक पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुकी थी उत्तर मुगल कालीन शासकों के बारे में कि कौन कौन से शासक हुए। जैसा कि आपको पता ही है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब तक मुगल शासक जो है मजबूत रहा, सुदृढ़ रहा, व्यवस्थित भी रहा। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में ही उसकी कमियों की बदौलत जो है बहुत सारी कमियां आ चुकी थी। प्रशासन थोड़ा सा अस्थिर हो गया था, आर्थिक व्यवस्था भी थोड़ी कमजोर हो चुकी थी। उसके बाद यानी औरंगजेब के बाद उसका पुत्र शासक बना था बहादुर शाह। ठीक है, मुअज्जम इसका नाम था क्योंकि उत्तराधिकार युद्ध हुआ था 3 भाइयों में और उसके बाद जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है ये राजगद्दी पर बैठा था। जैसा कि आपको पता ही है, इसका समय रहा 1707 से 1712। बहादुर शाह को शाह ए बेखबर भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उसे जो है प्रशासन में इतना कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये भी एक अयोग्य शासक ही था। वैसे तो हम इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। बहादुर शाह के बाद शासक बना जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह का समय भी बहुत ही कम समय था, 1712 से लेकर 1713, मात्र 1 वर्ष जो है जहांदार शाह ने शासन किया था। उसके बाद आया था फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर स्वयं भी एक बहुत ही अयोग्य शासक था, एक कमजोर शासक था, जिसकी पूरी की पूरी जो सत्ता थी वो अली बंधुओं के पास थी, यानी सैयद बंधुओं के पास थी। सैयद बंधुओं का पूरा कब्जा था दरबार पर और राजतंत्र पर। ठीक है, ये हमें पता ही है, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आया था मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह को भी जो है अली बंधुओं के द्वारा ही शासक बनाया गया था, लेकिन इसके समय में जो है अली बंधुओं की हत्या हो चुकी थी। अब जो है मोहम्मद शाह के समय में जो है पूरी तरीके से, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि मोहम्मद शाह के समय में पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य जो है वो विघटित हो गया। हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य बन गया, अवध जो है एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य बन गया, बंगाल बिहार उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए और काबुल कांधार ऑलरेडी पहले से ही स्वतंत्र हो चुके थे। ठीक है, काबुल कांधार जो है वो मुगलों के हाथों से पहले ही निकल चुके थे। दक्षिण में भी बहुत सारे विद्रोह हो चुके थे और यहाँ भी स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। तो और राजस्थान के कुछ राज्य ऑलरेडी पहले से ही स्वतंत्र ही थे। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ऑलरेडी जो है शासन सत्ता थोड़ी सी सिमट गई थी। जो मुगल साम्राज्य पूरा फैला हुआ था उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, तो वो मुगल साम्राज्य जो है धीमे धीमे करके कैसा हो गया, थोड़ा सा कमजोर हो गया। ठीक है, यानी प्रशासन कमजोर हो गया। प्रशासन के कमजोर के साथ साथ छिन्न भिन्न हो गया। बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जो हैं वो स्वतंत्र उठ खड़े हुए। तो मोहम्मद शाह के समय में पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो ही चुका था, जैसा कि हम जानते ही हैं। और मोहम्मद शाह यानी 1748 में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र अहमद शाह शासक बना। ठीक है, तो अब हम जो है अहमद शाह से स्टार्ट करेंगे। प्लीज आप फोकस कीजिएगा। मोहम्मद शाह के बाद शासक बना था अहमद शाह। अहमद शाह का जो समय था वो था 1748 से लेके 1754, 1748 से लेके 1754 एडी ईस्वी तक। ठीक है, 48 से लेके 54 ईस्वी तक इसने शासन किया था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ये भी कोई बहुत जो है मजबूत शासक नहीं था, ये भी एक अयोग्य शासक ही निकला। कैसे कि इसके समय में जो है 2-3 घटनाएं महत्वपूर्ण घटित हुई थी। उसमें सबसे पहला था अब्दाली का प्रवेश, यानी कि अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, फारस का शाह का जो शासक था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर जो है आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था और अहमद शाह के समय में 5 बार उसने भारत पर आक्रमण किए और अथाह धन दौलत वो भारत से ले गया था। ठीक है, और पूरे पंजाब और उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो इस तरीके से जो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण की बदौलत जो है मुगल साम्राज्य जो कि विघटन की ओर ही था, छिन्न भिन्न हो रहा था, उसमें अहमद शाह ने जो है और थोड़ा सा कह सकते हैं कि धक्का लगाया और मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से और विघटन की ओर अग्रसर हो गया। ठीक है, दूसरा जो है इसके समय में एक और घटना घटित हुई थी कि मराठे जो है वो अपने पूरे के पूरे जो है जैसे कह सकते हैं कि प्रभाव में थे। मराठे प्रभाव में थे और मराठे पूरी तरीके से जो है भारत से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे। चौथ और सरदेशमुखी कर होता है और ये कर जो है उन राज्यों से लिया जाता था जिन्हें मराठे या तो उन्हें परास्त करते थे या फिर उनके साथ संधि करते थे, उनकी सुरक्षा के बदले में वो चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे।
तो इस समय मराठों का प्रभाव जो है वो निरंतर लगातार बढ़ता जा रहा था। तो इससे मुगल साम्राज्य भी कैसे बच सकता था? नहीं बच सकता था, क्योंकि मुगल साम्राज्य ऑलरेडी पहले से ही कमजोर स्थिति में चल रहा था। तो ऐसे समय में जो है मराठों के प्रभाव से या मराठों के प्रेशर से एक इमादुल मुल्क जो है एक व्यक्ति था, मुगल साम्राज्य का ही या मुगल प्रशासन का ही एक मंत्री था। ये जो है इसने वजीर का पद हासिल कर लिया, यानी अहमद शाह का वजीर बन गया इमादुल मुल्क मराठों के सहयोग से। मराठों का लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा था और इस प्रभाव को अहमद शाह नहीं रोक सका। अपनी कमजोर स्थिति के कारण उसे मजबूर होकर इमादुल मुल्क को जो है वजीर बनाना पड़ा, जो कि मराठों का खास व्यक्ति था और मराठों के प्रभाव से ही वो इमादुल मुल्क जो है वजीर बना था। ठीक है। दूसरी चीज, अब जब इमादुल मुल्क और अहमद शाह के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं थे, तो तुरंत जो है मराठों के सहयोग से इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को राजगद्दी से हटा दिया और राजगद्दी से हटाने के बाद उसका पुत्र जो था अजीजुद्दीन, ठीक है, उसका नाम था अजीजुद्दीन को जो है अजीजुद्दीन को यानी कि जहांदार शाह का पुत्र था अजीजुद्दीन को नया सम्राट बना दिया गया मुगल साम्राज्य का। ठीक है, इज दैट क्लियर? एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं कि इमादुल मुल्क ने बहुत जल्द ही अहमद शाह को राजगद्दी से हटा दिया, पदस्थ कर दिया और उसके बाद उसने जहांदार शाह का पुत्र था आलमगीर द्वितीय के नाम से वो शासक बना, जिसका ओरिजिनल नाम था अजीजुद्दीन। ठीक है, अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय के नाम से राजा बनाया गया था और बनाया था इमादुल मुल्क ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से जो है मुगल साम्राज्य में अपना हस्तक्षेप चाहता था, अपना वर्चस्व चाहता था। तो उसके बाद बहुत जल्द ही दोनों के यानी वजीर और शासक के बीच में अनबन हुई। तो तुरंत इमादुल मुल्क की स्थिति उस समय बहुत अच्छी थी, यानी उसकी स्थिति जो है बहुत मजबूत थी और इस स्थिति का फायदा उठाते हुए उसने आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी। आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और हत्या होने के बाद जो है मुगल शासक नया सम्राट बना शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, जिसका ओरिजिनल नाम था अली गौहर। शाह आलम द्वितीय जो है वो आलमगीर द्वितीय का पुत्र ही था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इमादुल मुल्क और शाह आलम द्वितीय के बीच में साठगांठ हुई और अपने पिता की ही हत्या करा के वो खुद शासक बन गया। ठीक है, ये मुगल शासकों में चलता था, यानी मुगल शासकों की जो परिपाटी चली आ रही थी वहाँ ये था कि अपने पिता की हत्या भी करवा सकते थे वो राजगद्दी के लिए। तो वैसा ही यहाँ हुआ कि शाह आलम द्वितीय जो है उसका ओरिजिनल नाम था अली गौहर जो है वो शाह आलम द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठा इमादुल मुल्क की सहयोग से। ठीक है, उसका समय था 1759 से लेके 1806 यानी 1806 ईस्वी तक। ठीक है, 1759 से लेके 1806 ईस्वी तक जो है शाह आलम द्वितीय ने मुगल साम्राज्य की राजगद्दी संभाली। वो शासक बन चुका था, वो शासक था, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं थी। सारी की सारी पावर जो है वो पूरी तरीके से जो है इमादुल मुल्क के पास ही थी, वजीर के पास ही सब कुछ था। उसी समय में यानी कि शाह आलम द्वितीय के समय में एक और जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो था मराठा शाह आलम द्वितीय जो है कहीं न कहीं जो है अपने विरोधियों को और अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए किसी बड़ी शक्ति की सहायता चाहता था या किसी बड़ी शक्ति का सहयोग चाहता था। तो उस समय में मराठों ने अपना वर्चस्व लगभग पूरे भारत पर कर लिया था और लगभग पूरे भारत से वो चौथा सरदेशमुखी वसूल करते थे। इवन राजपूत शासक यानी राजस्थान के जो राजपूताना शासक थे उनसे भी वो चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे, दक्षिण से भी चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे। तो उसमें जो है उस समय जो है मराठों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। तो शाह आलम द्वितीय ने जो है मराठों का सहयोग लिया, मराठों का सहयोग लेकर जो है उसने अपने साम्राज्य को थोड़ा सा मजबूती करने की कोशिश की थी या पूरी तरीके से शत्रुओं से बचने की कोशिश की थी। तो मराठे और शाह आलम द्वितीय के साथ जो है पूरी तरीके से संधि हो गई थी और बदले में जो है वो शाह आलम द्वितीय चौथ और सरदेशमुखी देता था मराठों को। ठीक है, लेकिन बदले में जो है शाह आलम द्वितीय को पंजाब भी देना पड़ा, यानी लगभग ये पंजाब प्रांत जो है जो कि मुगलों का था, ये पंजाब प्रांत जो है शाह आलम द्वितीय को मराठों को देना पड़ा था। पूरे के पूरे पंजाब प्रांत पर जो है पूरी तरीके से मराठों का अधिकार स्थापित हो गया। ठीक है, एक चीज। दूसरा जो है मराठों का जब पूरे पंजाब पर अधिकार स्थापित हो गया था तो इस समय जो है एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ
कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का एक मेन कारण जो था, या उस युद्ध क्यों हुआ, युद्ध यानी पंजाब तो मुगलों के पास था, लेकिन युद्ध हुआ मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में क्यों हुआ, उसका मेन जो कारण था वो यही था कि ये पंजाब क्षेत्र यानी कि मराठों की सहायता लेनी चाहिए शाह आलम द्वितीय ने, और बदले में मराठों को उसे पूरा पंजाब प्रांत देना पड़ा था। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा पंजाब प्रांत जो है, पूरा का पूरा पंजाब क्षेत्र जो है मराठों को देना पड़ा था। तो जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया तो वो जाहिर सी बात है कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर ही आक्रमण करेगा। तो जब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर आक्रमण करेगा तो वहां उस समय किसका अधिकार था, मराठों का था। ठीक है, यानी कि मराठों का अधिकार था। अब मराठों ने इस पर अधिकार कर रखा था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर, तो दिल्ली पर आक्रमण न होकर आक्रमण हुआ था पश्चिमी प्रांत यानी कि पंजाब पर, और पंजाब पर अधिकार था मराठों का। तो फिर सीधा का सीधा आक्रमण किसके बीच में हुआ, मराठे और अब्दाली के बीच में। ठीक है, मराठे और अब्दाली के बीच में हुआ था। इसके दो कारण थे, नंबर 1 शाह आलम द्वितीय जो है मराठों के साथ संधि कर चुका था, नंबर 2 पंजाब प्रांत पर ऑलरेडी मराठों का अधिकार था। तो 1761 में, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, 1761 पानीपत का, ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध मराठे और अब्दाली के बीच में जो हुआ था, वो जो है एक महत्वपूर्ण युद्ध था, और इस युद्ध में मराठे बुरी तरीके से परास्त हुए थे और अब्दाली विजित हुआ था। ठीक है, लेकिन इस युद्ध को जीतने के बाद जो है मराठों की शक्ति में निरंतर गिरावट आई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुगल शासकों की शक्ति में वृद्धि हुई हो, वो ऑलरेडी गिरावट की ओर ही अग्रसर थे। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना जो है इस समय इस शासक के शासनकाल में हुई थी। दूसरा जो है शाह आलम द्वितीय, क्योंकि चाहे उसने 1759 से 1806 तक शासन किया था, एक थोड़ा लंबा टाइम उसने व्यतीत किया था, थोड़ा लंबे टाइम तक वो राजगद्दी पर रहा, लेकिन वो शासन सत्ता को बहुत मजबूती से नहीं पकड़ सका, या फिर ये कह लीजिए कि मुगल साम्राज्य को मजबूती नहीं प्रदान कर सका था। ठीक है, उसका परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज जो हैं, अंग्रेजों का लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और 1608 ईस्वी में जो है अंग्रेज भारत की जमीन पर अपने पैर रख चुके थे। सूरत में उन्होंने सबसे पहले अपनी बस्ती बसाई थी। उसके बाद धीमे धीमे करके उन्होंने पूरे भारत पर अपना लगभग धीमे धीमे करके जो है फैक्ट्रीज स्थापित कर ली थी। तो उसके अंतर्गत या उसमें जो है अंग्रेज लगातार जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाते ही जा रहे थे। तो इस समय एक और महत्वपूर्ण घटना ये घटित हुई थी कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा चाहिए था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और ये युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के शासक सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, सिराजुद्दौला इसमें परास्त हुआ था, ये आपको पता ही है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो है बंगाल का शासक जो बना था वो बना था, पहले मीर जाफर बना, फिर उसको हटा दिया गया, उसके बाद बना मीर कासिम, जो कि एक चतुर कूटनीतिज्ञ था। तो क्योंकि वो चतुर कूटनीतिज्ञ था, अंग्रेजों की कठपुतली शासक नहीं बना, इसीलिए अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच जो है क्या हो गया, संघर्ष हो गया। ठीक है, संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अब जब संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटा दिया, क्योंकि बनाया भी उन्होंने ही था। तो जब मीर कासिम को अपदस्थ कर दिया गया तो मीर कासिम ने जो है और निकटवर्ती राज्यों के साथ मिलकर एक बड़ी सैन्य टुकड़ी जो है वो बनाई और अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा था। ठीक है, अब जब उसने बक्सर का युद्ध लड़ा तो वो बक्सर के युद्ध में जो है उसने शाह आलम द्वितीय के साथ संधि की थी। उसमें 3 शासक थे, एक था अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। ठीक है, अवध का शुजा-उद-दौला। हम पढ़ रहे हैं बक्सर। बक्सर युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा था। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, इसके अलावा बंगाल, बिहार, उड़ीसा का मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। ठीक है,
और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा टॉपिक है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि हम शाह आलम द्वितीय पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए और आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था, जिसमें अवध का नवाब, बंगाल का शासक मीर कासिम और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने एक संधि की थी। ठीक है, एक संधि की थी और इस संधि के अंतर्गत उन तीनों ने मिलकर जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था बक्सर नामक स्थान पर। अब जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में जो है अंग्रेज विजयी रहे और इन तीनों की जो संयुक्त सेना थी वो परास्त हो गई। तो ये एक बहुत ही बड़ा निर्णायक युद्ध था अंग्रेजों के लिए, जैसे कह सकते हैं कि सोने पर सुहागा था, और भारतीय शासकों के लिए बहुत ही बड़ी पराजय थी, क्योंकि इसके बाद जो है अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना पूरा वर्चस्व स्थापित कर लिया था। अब जब वर्चस्व स्थापित हो गया तो उसके बाद जो है अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि की। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि भी 1764 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि हुई और इस इलाहाबाद की संधि में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ जो संधि की गई थी वो उसमें ये था कि उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है वो उसके दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार का मतलब होता है कर लेने के अधिकार। तो अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी के अधिकार यानी कर लेने के अधिकार जो है वो प्राप्त हो गए थे मुगल शासक से। तो ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और मुगल शासक की बहुत बड़ी क्षति थी। तो शाह आलम द्वितीय के समय में ये महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। 59 से लेके 1806 तक जो है शाह आलम ने शासन किया था, लेकिन शाह आलम भी कोई योग्य शासक नहीं निकला, वो भी एक अयोग्य शासक ही निकला और इस मुगल डूबते हुए मुगल शासक या मुगल साम्राज्य को वो बचा नहीं सका था। ठीक है, तो 1806 में उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र शासक बना अकबर द्वितीय। ठीक है, लास्ट में जो है अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय ये शाह आलम द्वितीय का पुत्र ही था और ये शासक बना 1806 से 1837 ईस्वी तक इसने साम्राज्य किया था। लेकिन ये पहला मुगल शासक था जो अंग्रेजों के संरक्षण से शासक बना था, यानी कि अब मुगल साम्राज्य या मुगल राजाओं पर भी अंग्रेजों का प्रभाव आ चुका था। अब जब उनका प्रभाव आ चुका था तो उन्होंने अपने अनुसार अपनी कठपुतली शासक बनाया, वो था अकबर द्वितीय। तो अंग्रेजों का संरक्षण या अंग्रेजों का संरक्षण इसको मिला हुआ था, अंग्रेजों की मदद से ही जो है ये शासक बना था और बदले में पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य पर अंग्रेजों का प्रभाव था। ये भी जो है बहुत कुछ नहीं कर सका। उसके बाद लास्ट में हमारा आएगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, यानी कि मुगल शासक या मुगल साम्राज्य की जो अंतिम कड़ी थी वो था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। जफर जो है ये इसकी एक कह सकते हैं कि ये शायरियाँ लिखता था जफर नाम से, इसीलिए इसका पूरा नाम बोला जाता है बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय का शासनकाल था 1837 से लेकर 1857 ईस्वी। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हैं 1857 एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, महत्वपूर्ण डेट है। कैसे 1857 का विद्रोह जो हुआ था भारत में, उस विद्रोह में कहीं ना कहीं बहादुर शाह भी जो है शामिल थे। कैसे लगातार अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, लगातार भारत पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो चुका था, भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार कर लिया था, भारत की रियासतों पर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो ऐसे समय में भारत में एक विद्रोह हुआ जिसमें कि राजा, किसान, मजदूर, जमींदार वगैरह लगभग बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित हुए थे और ये था 1857 की क्रांति। ठीक है, तो इस 1857 की क्रांति में जो है बहादुर शाह जफर को राजनेता बनाया गया था दिल्ली से। तो जब उसको पूरी क्रांति का नेता बनाया गया था और वो युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों के साथ जगह जगह पर, अलग अलग स्थानों पर, लेकिन इसमें भी अंग्रेज विजयी रहे और भारतीय शासक जो है वो परास्त रहे थे या भारतीय जनता जो है वो परास्त रही थी। 1857 के विद्रोह में जैसा कि आप जानते ही हैं इसमें सेना भी सम्मिलित थी और इसमें जनता भी सम्मिलित थी और इसमें राजा महाराजा भी सम्मिलित थे। तो सभी के द्वारा जो है अंग्रेजों के विरुद्ध एक क्रांति की गई थी, लेकिन ये क्रांति सफल नहीं हुई और इस असफल क्रांति के जो नेता थे वो थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर को जो है पकड़ लिया गया था और उन्हें रंगून, नेपाल में रंगून जो है एक निर्वासित जीवन जीने के लिए भेज दिया था। वहां पर 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य की समाप्ति हो गई थी। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये था हमारा उत्तर मुगल कालीन शासक। तो आप जैसा कि आपने देखा, पढ़ा
कि औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो बहुत ही मजबूत शासक रहा हो, जिसने बहुत अच्छा जो है प्रशासन संभाला हो, जिसने अपनी स्थिति को मजबूत किया हो। ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। और मुगल साम्राज्य के पतन की अंतिम कड़ी था बहादुर शाह जफर। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसके साथ ही शायद आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इसको अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। ठीक है, इसको हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।